नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका आज की कक्षा में। और मैंने आपसे पूछा था कि ये कौन है। कुछ लोगों ने जवाब दिया, कुछ लोगों ने नहीं दिया। तो मैं तो ये हूं, ये तय है। इसमें से आप कौन है आज तय कर लीजिए, ठीक है। पिछली कक्षा में हमने ये देखा कि एक पैसेंजर ट्रेन है जो स्टेशन से चलने वाली है और लेखक जो है वो दौड़ करके सेकंड क्लास में चढ़ जाता है। लेखक ने सेकंड क्लास की टिकट इसलिए खरीदी क्योंकि उसे लगता था कि फर्स्ट क्लास में बैठ के यात्रा करना अभी ठीक नहीं है। सेकंड क्लास में खिड़कियां खुली होती हैं, उसमें से हवा आएगी और प्राकृतिक दृश्य बड़े शानदार दिखेंगे और थोड़ी ही दूर जाना है, इसलिए फर्स्ट क्लास का टिकट लेना जरूरी नहीं है। और इसलिए वो सेकंड क्लास की टिकट लिया और दौड़ते हुए लगभग ट्रेन में चढ़ गया। बाहर से रेलवे प्लेटफॉर्म से जब उसने डिब्बे में देखा तो डिब्बा खाली लग रहा था, बोगी खाली लग रही थी। लेकिन जब वह बोगी में चढ़ा तो बोगी खाली नहीं थी। वहां पे लखनऊ के किसी नवाबी खानदान के एक सज्जन बर्थ पर पालथी मार के अपना सामान रख के उस पर टिक करके खूब अच्छे से बैठे हुए थे और सामने उन्होंने एक तौलिया बिछा रखा था और तौलिए के ऊपर दो अच्छे ताजे खीरे उन्होंने रखे थे और अब उसे वो खाने जाने की तैयारी में ही थे। तब तक लेखक उस डिब्बे में चढ़ आया। लेखक हड़बड़ा गया, नवाब साहब भी हड़बड़ा गए। नवाब साहब उस डिब्बे में क्यों बैठे थे? नवाब साहब उस डिब्बे में इसलिए बैठे थे, इसकी दो वजहें थी। पहला तो ये कि वे जो थे वो ये चाहते थे कि उन्हें खीरा खाते हुए कोई मत देखे। लोग सोचेंगे कि नवाब साहब और खीरा खा रहे हैं, तो इससे बचने के लिए वो छुप करके सेकंड क्लास में बैठ गए थे, है ना। और दूसरा ये कि लेखक को लगा कि ये भी कोई लेखक होंगे, इसलिए अकेले बैठ करके चुपचाप कहानी के बारे में सोचना चाहते हैं, इसलिए भी वो बोगी में आकर के बैठ गए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। नवाब साहब अपनी सुविधा से वहां बैठे हुए थे और बल्कि लेखक जब चढ़ा तो नवाब साहब थोड़े नाराज दिखाई दिए कि ये कहां से आ गया, अच्छा खासे अकेले बैठे हुए थे, ये क्यों आ गया। लेखक को भी बड़ा खराब लगा। नवाब साहब जो थे वो उसकी तरफ देखे तक नहीं। तो लेखक जो है कहता है कि चूंकि मुझे कहानी लिखने की आदत है और कल्पना करने की भी आदत है, इसलिए मैं नवाब साहब के सामने वाली बर्थ पर जाकर के बैठ गया और नवाब साहब को देख के ये सोचने लगा कि नवाब साहब अभी क्या सोच रहे होंगे, नवाब साहब मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे। तो ऐसा अंदाज लगाता हुआ लेखक चुपचाप बैठा हुआ है और दोनों लोग आपस में बातचीत नहीं कर रहे हैं। यहां तक हमने पिछली कक्षा में बातचीत की थी। तो अब क्या मामला है, आइए इसे हम लोग समझते हैं। खाली बैठे कल्पना करते रहने की पुरानी आदत है। नवाब साहब की असुविधा और संकोच के कारण का अनुमान करने लगे। संभव है नवाब साहब ने बिल्कुल अकेले यात्रा कर सकने के अनुमान में किफायत के विचार से सेकंड क्लास का टिकट खरीद लिया हो और अब गंवारा न हो कि शहर का कोई सफेद पोश उन्हें मंझले दर्जे में सफर करता देखे। फिर लेखक ये अंदाज लगाया कि न तो ये कहानी लिखने के लिए यहाँ बैठे हैं और न ही खीरा खाने के लिए यहाँ बैठे हैं। लेखक के हिसाब से नवाब साहब इसलिए सेकंड क्लास में बैठे हैं कि इसमें किराया कम लगता है, पैसा कम लगेगा और डब्बा खाली भी है, इसलिए जाके आराम से बैठ जाएंगे। इसलिए नवाब साहब ने सेकंड क्लास का टिकट कटाया होगा, ऐसा लेखक सोचा। तो ये तीसरा कारण हो गया लेखक के सोचने का। हाँ, नवाब साहब की असुविधा और संकोच के कारण का अनुमान करने लगे। संभव है नवाब साहब ने बिल्कुल अकेले यात्रा कर सकने के अनुमान में किफायत के विचार से, अकेले यात्रा कर सकने और किफायत के अंदाज से, किफायत के पैसा बच जाएगा और अकेले यात्रा भी कर लेंगे, इसलिए
सेकेंड क्लास का टिकट खरीद लिया हो और अब गंवारा न हो कि शहर का कोई सफेद पोश उन्हें मंझले दर्जे में सफर करता देखे, और अब पकड़े गए। जिस शहर के नवाब साहब हैं, लेखक भी उसी शहर का है, तो अब उन्हें झेप हो रही है। अब ये शर्मा रहे हैं कि अरे लेखक तो मुझे देख लिया, अब मेरे ही शहर का कोई आदमी मुझे सेकेंड क्लास में सफर करते देख लिया, अब वो मेरी बेइज्जती करेगा, चारों ओर बताएगा कि नवाब साहब तो सेकेंड क्लास में यात्रा कर रहे थे। ये सारे ख्यालात, लेखक ऐसा अंदाज लगा रहा है कि नवाब साहब के भीतर ऐसे विचार चल रहे हैं। अकेले सफर का वक्त काटने के लिए ही खीरे खरीदे होंगे, और अब किसी सफेद पोश के सामने खीरा कैसे खाएं? सफेद पोश किसे कहते हैं? सफेद पोश कहते हैं बच्चों, जो लोग समाज में यह कहते हैं कि मैं बहुत अच्छा आदमी हूं, सज्जन आदमी हूं, पढ़ा लिखा आदमी हूं, उसे सफेद पोश कहा जाता है ना। जो लोग ये दिखाते हैं कि वे पढ़े लिखे हैं, वे सज्जन हैं, वे सामाजिक हित में काम करते हैं, अपने आप को अच्छा बताते हैं, ऐसे लोगों को सफेद पोश कहा जाता है। तो समय बिताना था नवाब साहब को, इसलिए उन्होंने खीरा खरीद लिया, और अब पकड़े गए। उनके ही शहर के किसी एक आदमी ने उन्हें खीरा खाते हुए या खीरा रखे हुए देख लिया। कितनी बड़ी बेइज्जती की बात है। नवाब साहब जहां 56 भोग खाते हैं, वहां पे खीरा। सोचने वाली बात है ना कि जो नवाब 56 भोग खाता है, जिसकी थालियां जो है सोने चांदी की हुआ करती थी, और जिसके पास मैंने देखने तक के लिए समय नहीं था कि उस कटोरी में क्या रखा हुआ है, वह उस नवाबी नस्ल का कोई व्यक्ति खीरा खाए, और वो भी पकड़ा जाए, उसे कोई देख ले। सोचिए नवाब साहब के ऊपर क्या बीत रही होगी, बेचारे नवाब साहब। हम कनखियों से नवाब साहब की ओर देख रहे थे। कनखियों से मतलब ऐसा तिरछा करके देखना। अब मैं चश्मा पहना हूं तो नहीं दिख रहा होगा, देखो ऐसे, मतलब देख इधर, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, सुना है ना वो गाना, वैसा ही हम कनखियों से नवाब साहब को देख रहे थे। नवाब साहब कुछ देर गाड़ी की खिड़की से बाहर देखकर स्थिति पर गौर करते रहे, और नवाब साहब खिड़की से बाहर देख रहे थे और अभी स्थिति का मुलाहिजा फरमा रहे थे, देख रहे थे कि अब क्या किया जाए। अब तो पकड़े गए। लेखक कनखियों से नवाब साहब को देख रहा है, और नवाब साहब उसको अनदेखा करते हुए खिड़की से बाहर देख रहे हैं, और सोच रहे हैं कि ये जो माजरा पैदा हो गया है कि मैं खीरा लेके बैठा हूं, मेरी बेइज्जती हो रही है, और मेरे शहर का एक आदमी मुझे देख रहा है, बड़ी फजीहत की बात है। अब इससे कैसे बचा जाए? क्या ऐसा झूठ बोलूं जिससे कि मेरी बेइज्जती न हो और खीरा लेके बैठने को मैं सही साबित कर सकूं? ऐसा कुछ नवाब साहब सोच रहे थे। नवाब साहब कुछ देर गाड़ी की खिड़की से बाहर देखकर स्थिति पर गौर करते रहे, और फिर बोले। अंततः नवाब साहब ही बोले। क्या बोले? ओह। नवाब साहब ने सहसा हमें संबोधन किया। अचानक नवाब साहब बोले, ओह, आदाब अर्ज है, जनाब खीरे का शौक फरमाएंगे? नवाब साहब लेखक से पूछे कि ओह, आदाब अर्ज है साहब, खीरा खाएंगे, खीरे का शौक फरमाएंगे? नवाब साहब का सहसा भाव परिवर्तन मुझे अच्छा नहीं लगा। लेखक बोला कि अभी तक तो बहुत अकड़ रहे थे, अचानक मुड़ के और मेरे से खीरा खाने के लिए बोलने लगे। ये चीज मुझे अच्छा नहीं लगा। अचानक नवाब साहब का जो व्यवहार परिवर्तन हुआ वह मुझे अच्छा नहीं लगा। प्रश्न आ सकता है कि लेखक को नवाब साहब का कौन सा व्यवहार अच्छा नहीं लगा? तो आप लिखेंगे कि लेखक जब ट्रेन के डब्बे में चढ़ा तो नवाब साहब उसे उपेक्षा भरी दृष्टि से देखे, उसकी तरफ ध्यान भी नहीं दिया। लेकिन थोड़ी देर बाद अचानक उन्होंने लेखक से
खीरा खाने के लिए कहा और एक निमंत्रण दिया कि आइए आप भी खीरा खाइए। यह बात लेखक को अच्छी नहीं लगी। लेखक को बेइज्जती लगेगा ना कि उस समय तो बात नहीं किए और अब खीरा खाने के लिए कह रहे हैं, तो क्या मैं लालची हूं, मुझे नहीं खाना आपका खीरा, ऐसा लगा लेखक को। नवाब साहब का सहसा भाव परिवर्तन अच्छा नहीं लगा। भांप लिया, आप शराफत का गुमान बनाए रखने के लिए हमें भी मामूली लोगों की हरकत में लथेड़ लेना चाहते हैं। जवाब दिया, शुक्रिया किबला शौक फरमाए। लेखक को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। लेखक को लगा कि नवाब साहब जो है वो किसी भी तरह से फॉर्मेलिटी कर रहे हैं, औपचारिकता निभा रहे हैं, और मुझे भी मैंने सामान्य आदमी समझ के और अपने अपने जो ये काम कर रहे हैं, घटिया सा हरकत कर रहे हैं, उसमें मुझे भी शामिल कर लेना चाहते हैं। तो मैं नवाब साहब की इस घटिया हरकत में शामिल नहीं होऊंगा, मुझे खीरा वीरा नहीं खाना। लेखक का भी स्वाभिमान जग गया। तो लेखक जवाब दिया, नहीं नहीं किबला आप ही शौक फरमाए। तो नवाब साहब को बहुत खराब लगा। अब नवाब साहब कहें कि आइए आइए खीरा खाइए, और कोई कह दे कि ना नवाब साहब आप खाइए, हम तो नहीं खाएंगे। सोचिए तो नवाब साहब को कितना खराब लगा होगा। पहले से ही नवाब साहब दुखी होके बैठे हैं कि पकड़ा गया, और ऊपर से जो आया हुआ है वो अर्दत दे रहा है कि आप ही खाइए, मैं नहीं खाऊंगा। तो नवाब साहब को बहुत बुरा लगा, बहुत खराब लगा। नवाब साहब, देखो नवाब साहब क्या करते हैं, जब लेखक कह दिया, दो टूक जवाब दे दिया कि किबला शौक फरमाए, मुझे अभी मन नहीं कर रहा है खाने का। नवाब साहब ने फिर एक पल खिड़की से बाहर देखकर गौर किया और दृढ़ निश्चय से खीरे के नीचे रखा तौलिया झाड़कर अपने सामने बिछा लिया। नवाब साहब जो है उनको बहुत बुरा लगा, बहुत बुरा लगा। तो वो क्या किए कि तौलिया को झटके ऐसे कर, पहले खीरा को हटाए, उसके बाद तौलिया को ऐसे करके झटके और खूब अच्छा ऐसे करके खूब सुंदर अपने सामने बिछा लिए। ठीक है, नहीं खाओगे तो कोई बात नहीं है। नवाब साहब अपना काम शुरू किए, तौलिया झटक के और अपने सामने बिछा लिए। फिर क्या करते हैं, सीट के नीचे से लोटा उठाकर दोनों खीरों को खिड़की से बाहर धोया और तौलिए से पोंछ लिया। ऐसे खीरा नहीं खाएंगे। सीट के नीचे लोटा रखे थे, लोटे में पानी था, लोटा निकाल के खिड़की से बाहर खीरा निकाल के लोटा से पानी डाल के खूब बढ़िया खीरा को धोए पोछे और धो करके बाहर अंदर ले आए, और उसके बाद एक अलग से एक तौलिया था, उससे खूब सुंदर उसको पोछ पाछ के एकदम चिकना करके और दोनों खीरों को जो बिछाया हुआ तौलिया था उसके ऊपर रखे। इतना मेहनत की है। अभी और सुनो, तौलिए से पोंछ लिया, जेब से चाकू निकाला, और अब दूसरे जेब में चाकू रखे थे उसको निकाले। जेब से चाकू निकाला, दोनों खीरों के सिर काटे और उन्हें गोद कर झाग निकाला। अरे बाप, गजब तैयारी। खीरा को ऊपर से काटे और जो उसका एक ऊपर का जो कटा हुआ टुकड़ा था उसको खूब ऐसे 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 करके रगड़े, और रगड़े तो उसमें से झाग निकला। वो कहा जाता है बच्चों कि खीरा जो है ना वो थोड़ा कड़वा होता है, तो उसका जो सिर से काट के और उसको ऐसे ऐसे रगड़ के और उसका जो झाग होता है उसको पोंछ के और फेंक दिया जाता है, और बचे हुए अंश को खाया जाता है। तो इसको कहते हैं खीरा का झाग निकालना। कहते हैं ना कि खीरा सिर से काटिए मलियत लोन लगाए, रहीमन कड़ुए मुखन को यह एक सजाए। जिस तरह खीरा को काट करके और रगड़ के उसका झाग निकाला जाता है, कड़वे वचन बोलने वाले लोगों को इसी तरह से व्यवहार करना चाहिए। तो यहाँ कोई वैसी बात नहीं है। नवाब साहब खीरा काटे और उसको खूब गोद के उसका झाग बाहर निकाले, दोनों खीरों के साथ उन्होंने ऐसा ही किया। जेब से चाकू निकाला, दोनों खीरों के सिर काटे, उन्हें गोद कर झाग निकाला, फिर खीरों को बहुत एहतियात से छील कर फांकों को करीने से तौलिए पर सजाते चले गए। वाह वाह वाह। काट करके झाग निकाला,
फिर उसी चाकू से खीरे को छीला खूब कायदे से। बैठे हुए हैं पालथी मार के, बगल में लेखक बैठा हुआ है, उनको उससे कोई मतलब नहीं है। खीरे को छील रहे हैं, पूरा छीले और उसके बाद खूब बढ़िया उसको काटे, लंबा लंबा उसका फांक, और एक एक फांक को तौलिए पे लंबा लंबा ऐसे करके सजाते, जैसे हम लोग सलाद सजाते हैं ना, तो लंबा लंबा काट के ऐसे खीरे को तौलिए पे सजा दिए। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है सोच के ही। अब आगे लखनऊ। हाँ, फिर खीरे को बहुत एहतियात से छीलकर फांकों को करीने से तौलिए पर सजाते गए। लखनऊ स्टेशन पर, ध्यान दीजिएगा, लखनऊ स्टेशन पर खीरा बेचने वाले खीरे के इस्तेमाल का तरीका जानते हैं। ग्राहक के लिए जीरा मिला नमक और पिसी हुई लाल मिर्च की पुड़िया भी हाजिर कर देते हैं। जहां से वे खीरा खरीदे थे तो खीरा बेचने वाला उनको जीरा, नमक और लाल मिर्च आपस में पिसा हुआ, बनाया हुआ नमक, जिसको कहते हैं खीरा का मसाला, उसमें नमक, काला नमक, भुना हुआ जीरा और लाल मिर्च, सूखी हुई लाल मिर्च, उसको मिला के पीसा जाता है। और जब ग्राहक खरीदता है खीरा तो एक नमक की पुड़िया उसके साथ दुकानदार दे देता है। तो जब वो काट लिए खीरे को और बड़े अच्छे से तौलिए पे सजा दिए, उसके बाद फिर दूसरे पैकेट से नमक निकाले और उसका जो बना हुआ जीरा है उसको उसके ऊपर शानदार एकदम यूं ऐसा जबरदस्त एकदम ऐसा छिड़क दिए, एकदम शानदार दिखने लगा खीरा, समझे ना। नवाब साहब ने बहुत करीने से खीरे की फांकों पर जीरा मिला नमक और लाल मिर्च की सुर्खी मतलब लालिमा, सुर्खी बुरक दी। उनकी प्रत्येक भाव भंगिमा और जबड़ों के स्फुरण से स्पष्ट था कि उस प्रक्रिया में उनका मुख खीरे के रसास्वादन की कल्पना से प्लावित हो रहा था। वो जितना ये क्रियाकलाप कर रहे थे उसमें उन जो काम कर रहे थे उससे यह स्पष्ट था कि उनके मुंह में खूब पानी आ रहा था। ऐसा लार जो है वो निगल निगल करके, और वो पूरी तैयारी कर रहे थे, ललच भी रहे थे और तैयारी भी कर रहे थे, और उनके मुंह में खूब पानी आ रहा था। मतलब लालच एकदम अपने चरम सीमा में पहुंच गई थी कि कैसे उसको अब जल्दी से खाया जाए। भाई इतनी तैयारी अगर कोई करे तो खाने का मन नहीं करेगा? जरूर करेगा। लेखक का भी मन कर रहा होगा, लेकिन लेखक चूंकि अब कह चुका है कि हम नहीं खाएंगे, इसलिए वो हमेशा कहते रहेगा कि अब तो नहीं खाएंगे, लेकिन उसके भी मुंह में खूब पानी आ रहा था। हम कनखियों से देख रहे थे, लेखक बताया ना मैं कि तिरछी नजरों से कनखियों से ऐसे करके देख रहा है। हम कनखियों से देख रहे थे मियां रईस बनते हैं, लेकिन लोगों की नजरों से बच सकने के ख्याल में अपनी असलियत पर उतर आए हैं। लेखक सोचता है कि बड़ा रईस बनते हैं, लेकिन जब रईस बनते हैं तो फिर छुपने की क्या जरूरत है। लोगों की नजरों से छुप कर आ करके और इस सेकंड क्लास डिब्बा में बैठे हुए हैं और बड़ा रईसी झाड़ रहे हैं। ऐसा करके लेखक अपने मन में बुदबुदा रहा था। नवाब साहब ने फिर एक बार हमारी ओर देखा। अब नवाब साहब जब इतना काम कर लिए तब फिर एक बार फिर लेखक की तरफ देखे। क्या, कैसे, ऐसा करके देखे और देखो क्या बोलते हैं। नवाब साहब ने फिर एक बार हमारी ओर देख लिया। वल्लाह शौक कीजिए, लखनऊ का बालम खीरा है। नवाब साहब बोले, अरे भाई खाइए, कोई ऐसा वैसा खीरा नहीं है ये लखनऊ का बालम खीरा है। बच्चों, लखनऊ में बालम खीरा बहुत ही प्रसिद्ध है। उसकी मिठास, उसका जो स्वाद है वो आम खीरे से माना जाता है कि बहुत कई गुना अच्छा होता है। उसे ही उन्होंने खरीदा था। और ऐसा वो क्यों बता रहे हैं कि बालम खीरा है? वो अपनी उस खीरे में से ही अपनी रईसी दिखाना चाह रहे हैं कि देखो, मैं कोई ओस तोस खीरा नहीं खा रहा हूं, मैं तो बहुत बड़ा नवाब हूं, मैं बालम खीरा खा रहा हूं। ऐसा कह के वो लेखक पर अपना प्रभाव जमाना चाहते थे कि भले ही तुम मुझे सेकेंड क्लास में देख लिए हो, लेकिन मैं कोई ऐसा वैसा खीरा नहीं खा रहा हूं, मैं बालम खीरा खा रहा हूं, यह भी बताना चाहते थे।
वल्लाह शौक कीजिए, लखनऊ का बालम खीरा है। नमक मिर्च छिड़क दिए जाने से ताजे खीरे की पनियाती फांकें देखकर पानी मुंह में जरूर आ रहा था, लेकिन इनकार कर चुके थे। लेखक कह रहा है कि लखनऊ का वो पनियाता जो खीरा है इतना बढ़िया दिख रहा था, उसमें लाल मिर्च और जीरा और नमक छिड़का हुआ था, मुंह में तो बहुत लालच आ रहा था, पानी आ रहा था, लेकिन अब चूंकि कह चुके थे कि नहीं खाएंगे तो अब क्या करें। आत्मसम्मान निभाना ही उचित समझा, उत्तर दिया शुक्रिया, इस वक्त तलब महसूस नहीं हो रही है, मेदा भी जरा कमजोर है, किबला शौक फरमाए। लेखक बोला कि माफ करिएगा नवाब साहब, अब अभी भूख भी नहीं लग रही है, तलब भी नहीं लग रहा है, और मेदा जरा कमजोर है। मेदा मतलब पेट, पेट जरा कमजोर है, तो इसलिए भी ये पेट पर थोड़ा भारी पड़ता है, कृपया आप ही खाइए, मुझे खाने की इच्छा नहीं हो रही है। दूसरी बार भी लेखक मना कर दिया, पहली बार भी मना कर दिया, दूसरी बार भी मना कर दिया कि मैं नहीं खाऊंगा। अब तो नवाब साहब को ये बात जो है इतनी चुभी, इतनी चुभी, इतनी चुभी कि आप कल्पना नहीं कर सकते कि उन्होंने क्या किया। बता रहा हूं, नवाब साहब ने सतृष्ण आंखों से नमक मिर्च के संयोग से चमकती खीरे की फांकों की ओर देखा। सतृष्ण नजरों से मतलब ललचाई हुई नजरों से। नवाब साहब जब निराश हो गए कि लेखक अब नहीं खाएंगे, तो वे खीरे की तरफ देखे ललचाई हुई नजरों से। खिड़की के बाहर देखकर दीर्घ निश्वास लिया और उसके बाद खिड़की से बाहर देखे और जोर से सांस लिए, ऐसा सांस लिए। खीरे की एक फांक उठाकर और खीरे की एक फांक उठाए। अब देखो क्या किए, खा लिए। क्या किए, खीरे की एक फांक उठाकर होठों तक ले गए, स्वाद के आनंद में पलके मूंद लिए और इतनी अच्छी खुशबू आई खीरे से कि आंखें बंद कर लिए। वाह, खीरा मुंह तक ले आए, वाह। लेकिन हुआ क्या, कभी कभी पन्ना चिपक जाता है तो इसे छुड़ाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। मुंह में पानी भर आए, पानी का घूंट गले से उतर गया। ऐसा लालच में मुंह में पानी भर आया और पानी का घूंट उन्होंने गले से नीचे उतार लिया। तब नवाब साहब ने फांक को खिड़की से बाहर छोड़ दिया। खाए नहीं, उठाए, वाह, छोड़ दिया। अरे, जिस खीरे के लिए इतना मेहनत किया उसे खाए नहीं, बाहर फेंक दिया। और फिर ऐसा उन्होंने लगभग सभी खीरे के साथ किया। पूरा खीरा उठाए, फेंक दिया, उठाए, फेंक दिया। ये भी एक सनक है, वो मना कर दिया। तो जब एक साधारण आदमी मना कर दिया तो नवाब साहब खीरा खा लेंगे? उनकी शान में तो गुस्ताखी हो गई कि जब एक तुच्छ आदमी खीरा नहीं खा रहा है तो मैं कैसे खा लूं। सोचो, भयानक भूख लगी है, खूब उनको माने स्वाद से मरे चले जा रहे हैं, लेकिन सनक देखो, तुच्छ सा लेखक खीरा के लिए मना कर दिया और मैं उसको खा लूं, संभव ही नहीं है। आगे देखो, नवाब साहब खीरे की फांकों को नाक के पास ले जाकर वासना से रसा स्वादन कर खिड़की से बाहर फेंकते गए। सूंघे, फेंके, सब खीरे के साथ फेंक दिए। नवाब साहब ने खीरे की सभी फांकों को खिड़की से बाहर फेंककर तौलिए से हाथ और होंठ पोंछ लिए। जब सब फेंक लिए तो तौलिया उठाए, उसको झटके और उससे मुंह पोंछा, बिल्कुल इस तरह से जैसे खाना खाए हो, हाथ वाथ पोंछ लिए जैसे खाना खा के हाथ धोए हो, और उसके बाद तौलिए को रख दिए।
तौलिए से हाथ और होंठ पोंछ लिए और गर्व से गुलाबी आंखों से हमारी ओर देखा और लेखक की तरफ देखा। क्या समझते हो अपने आप को? ऐसा बोले नहीं, लेकिन आंखें यही कह रही थी कि क्या समझते हो अपने आप को? तुम नहीं खाओगे तो क्या मैं खा लूंगा? ऐसा इस भावना के साथ उन्होंने लेखक को देखा। गर्व से गुलाबी आंखों से हमारी ओर देख लिया, मानो कह रहे हों यह है खानदानी रईसों का तरीका। यह हम खानदानी रईस हैं, ये है हमारा तरीका कि अगर तुम्हारे जैसा तुच्छ आदमी नहीं खा रहा है तो भला मैं कैसे खा लूं? बिल्कुल नहीं खाऊंगा। ये है खानदानी अमीरों का तरीका। और उन्होंने सारा खीरा जो है उठा करके बाहर। अब आप ये देखिए बच्चों कि यहां ये बहुत सामान्य बात नहीं है, ये बहुत कठिन बात है। कठिन बात यह है कि हम अपनी सभी परिस्थितियों को अपनी आन बान और शान के सामने भुला देते हैं और दूसरा क्या सोचेगा यह सोच करके अपना नुकसान कर लेते हैं। नवाब साहब ने सारा खीरा फेंक दिया। किस चक्कर में फेंक दिया कि ये क्या कहेगा, जबकि ये उनको जानता भी नहीं है। सिर्फ इतना मालूम है कि ये भी शायद हमारे ही शहर का है। कोई परिचय नहीं है, मुलाकात नहीं है। कुछ रुपया देकर उन्होंने खीरा खरीदा था, उसे सिर्फ इसलिए फेंक दिया कि ये जो मेरे बगल में बैठा है जब ये नहीं खा रहा है तो मैं क्यों खाऊं, और अगर मैं खा लूंगा तो मेरी इज्जत जो है वो मिट्टी में मिल जाएगी। इसलिए जब ये तुच्छ आदमी नहीं खा रहा है तो मैं भी नहीं खाऊंगा। और ऐसा करके उन्होंने अपना बहुत बड़ा नुकसान कर लिया। पूरा खीरा बाहर फेंक दिया, भूखे रहे और लेकिन शान के कारण ऐसा दिखाए कि वाह पेट भर गया। आगे देखो, देखना अभी एक नवाबी, अभी तो एक ही नवाबी दृश्य हुआ है ना, एक और नवाबी दृश्य है, इसको भी ध्यान से सुनो। नवाब साहब खीरे की तैयारी और इस्तेमाल से थक कर लेट गए। ये लोग, नवाब साहब खीरे की तैयारी और इस्तेमाल से थक कर लेट गए। थक गए, क्या काम करने में थक गए? खीरा को लोटे से पानी से धोने में और छील कर काट कर रखे और उसे सूंघ के बाहर फेंक दिए, इतने में वो थक गए। बारे राजकुमार, इतने कोमल और कमजोर, इतने सॉफ्ट, इतने कोमल कि मतलब खीरा को सूंघे और बाहर फेंक दिए और उसमें थक गए। और थके ही नहीं, अच्छा लेट करके सो भी गए। आगे देखिए, नवाब साहब खीरे की तैयारी और इस्तेमाल से थक कर लेट गए। हमें तस्लीम में सिर खम कर लेना पड़ा। तस्लीम मतलब नमस्कार, इज्जत में। खम मतलब झुका लेना। हमने उनके इज्जत में अपना सर झुका लिया। हमें तस्लीम में सिर खम कर लेना पड़ा। ये है खानदानी तहजीब, नफासत और नजाकत। और फिर लेखक सोचा, वाह ये है नफासत, ये है नवाबी, ये है खानदानी रईसी। जैसा कि नवाब साहब दिखा रहे हैं, इसे रईसी कहते हैं। क्या कि अगर ये खीरा नहीं खाया तो मैं कैसे खा लूं? और खिड़की से बाहर फेंक दिए और थक करके सो गए। सोचो, खीरा काटने में आप थके हैं कभी? अब अगर मैं कहूं कि ये अतिशयोक्ति अलंकार है, जब किसी बात को बहुत बढ़ा चढ़ा के प्रस्तुत किया जाता है। अब मैं कहूं कि एक रानी है, वो इतनी कमजोर हो गई है कि उसके गर्दन में जो हार है वो इतना उसको भारी लग रहा है कि वो हार के बोझ से झुक गई है। विश्वास करेंगे आप? तो ये वैसा ही मामला है। ये है खानदानी तहजीब, नफासत और नजाकत। हम गौर कर रहे थे खीरा इस्तेमाल करने के इस तरीके को और सुगंध और स्वाद की कल्पना से संतुष्ट होने का सूक्ष्म, नफीस या एब्स्ट्रैक्ट तरीका जरूर कहा जा सकता है। एब्स्ट्रैक्ट, सूक्ष्म, नफीस। एब्स्ट्रैक्ट मतलब होता है बच्चों अस्पष्ट सी चीज,
मतलब जैसे कि कोई एक ऐसी चित्र कोई एक ऐसा चित्र बना है जो हमें लग रहा है कि ये वह चीज है, और ये भी लग रहा है कि नहीं वो वह चीज नहीं है। इसे कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट। मतलब कि थोड़ा सा ये लगे, जैसे मान लीजिए कि मैंने यहाँ पर ये सब बनाया है, ये बच्चों का एब्स्ट्रैक्ट कह सकते हैं आप। हालांकि ये कार्टून है, लेकिन जैसे कोई चित्र है, जैसे कलर किया हो, उसमें एक घोड़े की तस्वीर मान लीजिए उभरी हुई है, तो हम एक तरफ से देखते हैं तो हमें लगता है कि ये घोड़ा हो सकता है, घोड़े जैसा दिखाई दे रहा है, उसको कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट, अस्पष्ट सी कोई चीज। तो क्या कह रहे हैं लेखक, इस पंक्ति को बहुत अच्छे से समझिएगा, ये पंक्ति बहुत महत्वपूर्ण है। हम गौर कर रहे थे खीरा इस्तेमाल करने के इस तरीके को। मतलब कि खीरा खाने का ये भी एक तरीका है, मुंह में डाल के खा के पेट में उतार लेना ही तरीका नहीं है, ये भी एक तरीका है खीरा खाने का, और ये खीरा खाने का एब्स्ट्रैक्ट तरीका है, सूक्ष्म तरीका है, अस्पष्ट तरीका है कि सूंघा और पेट भर लिया, ये भी एक तरीका है। एक बार क्या हुआ, समय देख लिया जाए। एक बार क्या हुआ बच्चों कि एक आदमी घी खरीदने के लिए गया, दुकानदार से पूछा घी कैसे किलो? दुकानदार बोला 100 रुपए किलो। बोला अच्छा, आधा किलो कितने का? दुकानदार बोला 50 रुपए का। अच्छा, एक पाव कितने का? दुकानदार बोला 25 रुपए का। अच्छा, 100 ग्राम कितने का? दुकानदार बोला 10 रुपए का। बोला अच्छा, 50 ग्राम कितने का? तो दुकानदार बेचारा बहुत धैर्य रखा हुआ था, बोला 5 रुपए का। अच्छा, 5 ग्राम 5 रुपए का। अच्छा, 1 ग्राम कितने का? दुकानदार बोला 1 रुपए का। बोला अच्छा, मतलब नहीं, 10 ग्राम पूछा, 10 ग्राम कितने का? 1 रुपए का। अच्छा, ठीक, ऐसा करिए कि 10 पैसे का दे दीजिए। अब तो दुकानदार का पारा एकदम गर्म हो गया, इतना मोल भाव किया और कहा 10 पैसे का दे दीजिए। दुकानदार बोला हाँ दे रहा हूं, लाओ 10 पैसा दो। तो उसने 10 पैसे दुकानदार को दे दिए। तो दुकानदार क्या किया कि घी का टीन लेके उसके सामने आया और उसको पकड़ा और बोला ले इसको सूंघ ले, हो गया 10 पैसा, जा। कि तू 10 पैसे का घी अगर चाहता है तो घी को सूंघ ले और अपना पेट भर ले। यही घी खा, 10 पैसे का तो इतना ही घी मिलेगा ना। 800 रुपए किलो अगर घी है और कोई कहे कि मुझे 4 आने का घी दो, तो कितना घी मिलेगा? सूंघने के लिए मिलेगा, सूंघ लो। समझ रहे हो ना? तो ये लेखक कह रहा है कि आज जिंदगी में मैंने पहली बार खीरा खाने का ये एब्स्ट्रैक्ट, नफीस और सूक्ष्म तरीका देखा कि खीरा ऐसे भी खाया जा सकता है। समझ रहे हो? हाँ। नवाब साहब खीरे की तैयारी और इस्तेमाल से थक कर लेट गए। हमें तस्लीम में सिर खम कर लेना पड़ा। ये है खानदानी तहजीब, नफासत और नजाकत। हम गौर कर रहे थे खीरा इस्तेमाल करने के इस तरीके को। खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से ही संतुष्ट हो जाने का सूक्ष्म, नफीस या एब्स्ट्रैक्ट तरीका जरूर कहा जा सकता है। परंतु क्या ऐसे तरीके से उदर की तृप्ति भी हो सकती है? लेकिन क्या इस एब्स्ट्रैक्ट तरीके से पेट भर सकता है? पेट भर सकता है क्या? तो पेट नहीं भर सकता। आप सूंघ के खीरा फेंक दीजिए या 10 पैसे का घी सूंघ लीजिए, तो सूंघ लेंगे तो आपको अच्छा तो लगेगा, उसकी कल्पना तो आएगी, आपको स्वाद की कल्पना तो कर लेंगे आप। लेकिन क्या पेट भर पाएगा? पेट नहीं भर पाएगा। बिल्कुल यही मामला है कहानी के मामले में। यशपाल का कहना है कि जिस तरह खीरा को सूंघ करके पेट नहीं भरा जा सकता, उसी तरह बिना किसी कहानी के तत्व के कोई भी घटना कहानी नहीं हो सकती। नहीं समझे मैं क्या कह रहा हूं?
मैं ये कह रहा हूं कि जिस तरह से नवाब साहब खीरा खाए बिना ही सूंघ के पेट भर लिए, उसी तरह यदि कहानी में कहानीपन नहीं है तो वह सूंघ के पेट भरने जैसा है। फिर वह कहानी नहीं है। आप उसे लाख कहते रहिए कि कहानी है, कहानी है, कहानी है, लेकिन वो वैसा ही कहानी है जैसा कि खीरा सूंघ के पेट भरना। तो ये कहना चाहते थे यशपाल। वो ये कहना चाह रहे हैं कि जिस तरीके से सूंघने से, भोजन को सूंघ लेने से पेट नहीं भरता, उसी तरह कोई घटना सुन लेने से वह कहानी नहीं बन जाती। हाँ, जिस तरह सूंघने से हमें अच्छा लगता है, कितना अच्छा भोजन है, उसी तरीके से उस घटना को सुन के हमारा मनोरंजन हो सकता है, लेकिन हम उसे कहानी नहीं कह सकते, क्योंकि सूंघ कर खाने से पेट नहीं भरता। अब आप समझे, यही चीज स्थापित करने के लिए यशपाल लखनवी अंदाज पाठ लिख रहे थे। समझ रहे हैं? अब आगे देखिए। नवाब साहब की ओर से भरे पेट के ऊंचे डकार का शब्द सुनाई दिया, और नवाब साहब तो और अति कर दिए। खीरा सूंघ के सोए और जोर से डकार लिए। जैसे भरा पेट होने के बाद डकार नहीं लेता हमने, डाउ, वैसा डकार लिए। बताइए, सूंघ के पेट भर लिया और डकार भी ले लिए। इससे एब्स्ट्रैक्ट तरीका हो सकता है कोई खाना खाने का? क्या आप सूंघ के इतना सूंघ लेंगे कि आपके पेट भर जाए और डकार भी आ जाए? तो नवाब साहब की ओर से भरे पेट के ऊंचे डकार का शब्द सुनाई दिया, और नवाब साहब ने हमारी ओर देखकर कह दिया। और उसके बाद नवाब साहब थोड़ा उठे और ऐसे करवट होकर के लेखक की तरफ करवट लिए और पलटे और बोले। क्या बोले? खीरा लजीज होता है, लेकिन होता है सकील, नामुराद मैदे पर बोझ डाल देता है। ठीक कह रहे हैं आप। ऐसे करके लेटे, करवट हुए और लेखक को बोले, डकार उकार लेके बोले, हाँ ठीक कह रहे हैं आप लेखक। अरे, खीरा होता तो बहुत स्वादिष्ट है, लेकिन होता बड़ा सकील है। सकील मतलब भारी। होता बहुत भारी है और नामुराद पेट को भी खराब कर देता है, इसीलिए मैंने उसे बाहर फेंक दिया। मतलब नवाब साहब भी झुकने के लिए तैयार नहीं थे। हर तरीके से बताना चाह रहे थे कि मैं जो कर रहा हूं वो बिल्कुल सही कर रहा हूं। और लेखक एकदम आश्चर्य में डूबा हुआ था। ये भी एक नवाब है अपनी तरह के। ज्ञान चक्षु खुल गए। लेखक कहता है कि मेरे ज्ञान की आंखें खुल गई कि वाह, ये भी एक किरदार है इस दुनिया के। ज्ञान चक्षु खुल गए, पहचाना ये हैं नई कहानी के लेखक। और लेखक उसी समय तय कर लिया कि ये घटना है, इस पर मैं कुछ लिखूंगा जरूर। उसी समय लेखक ने यह तय कर लिया कि इस पूरी घटना को मुझे लिखना है। ये है नई कहानी के लेखक। यहां व्यंग्य कर रहे हैं लेखक कि नए कहानीकारकों के लिए ये कहानी है। ये है नई कहानी के लेखक। मतलब ये जैसे नवाब साहब हैं कि एब्स्ट्रैक्ट से पेट भर लेते हैं, नए कहानीकार भी एब्स्ट्रैक्ट से कहानी लिख देते हैं। ये कहना चाह रहे हैं। ज्ञान चक्षु खुल गए, पहचाना ये हैं नई कहानी के लेखक। खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से पेट भर जाने का डकार आ सकता है। सुनिएगा ध्यान से। यदि खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से पेट भर जाने का डकार आ सकता है, तो बिना विचार, घटना और पात्रों के लेखक की इच्छा मात्र से नई कहानी क्यों नहीं बन सकती? व्यंग्य कर रहे हैं कि अगर नवाब साहब बिना खीरा खाए डकार सकते हैं, तो फिर नई कहानी के लेखक लोग बिना किसी घटना के, बिना किसी पात्र के कहानी क्यों नहीं लिख सकते हैं? तो लिखें, लेकिन वो कहानी नहीं है, ऐसा यशपाल कहते थे। तो बच्चों, आप देख रहे हैं कि ये जो कहानी का जो अंत है वह हमें यही दिखा रहा है कि सिर्फ घटना क्रम को लिख देने से कहानी नहीं बनती है।
फिर वो ऐसी ही कहानी है जैसे कि बिना खा के डकार देना। तो मुझे उम्मीद है बच्चों कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। यहाँ से एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है कि लेखक कहता है, सुनिएगा प्रश्न को ध्यान से, लेखक कहता है कि बिना घटना और पात्र के कहानी नहीं लिखी जा सकती, लेकिन नए कहानीकार कहते हैं कि लिखी जा सकती है। आप क्या सोचते हैं? तो इस कहानी को आपने ये जो रचना है इसे पढ़ा, क्या आपको ये कहानी की तरह लगा? अगर ये कहानी की तरह लगा तो मतलब यह है कि फिर लेखक गलत है। किसी घटना से भी हम कहानी का आनंद ले सकते हैं। तो आपको क्या लगता है? आपको लिखना है। मुझे जो लगता है वो मैं आपको बताऊं। मुझे ये लगता है कि आधुनिक कहानियां बहुत आगे निकल गई हैं। अब जो एक पुरानी कहानी का जो एक कहानी के तत्व थे कि कहानी में एक क्रम होना चाहिए, तो कहानी में पात्र होने चाहिए, तो कहानी में पात्रों का चरित्र चित्रण होना चाहिए, तो कहानी में वातावरण होना चाहिए, तो कहानी में घटनाक्रम एक दूसरे से जुड़े होने चाहिए, तो कहानी में क्रम होना चाहिए, तो कहानी की एक शुरुआत होनी चाहिए, कहानी का एक अंत होना चाहिए, ये होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, तब वो कहानी है। तो मान लीजिए कि अगर इतनी सारी चीजें किसी घटना में नहीं है, लेकिन वो पूरा मजा कहानी का दे रहा है, तो क्या वो कहानी नहीं हो सकती? बिल्कुल हो सकती है। इसलिए आधुनिक कहानियां, यशपाल जो कहते हैं उसके अनुसार कहानी नहीं है, लेकिन यशपाल की बात अगर हम न माने तो आधुनिक कहानियां सच्ची कहानियां हैं। ठीक है, तो मैं यहां पर यशपाल से थोड़ा सहमत नहीं हूं। मेरा मानना यह है कि यदि कोई स्वतंत्र रचना, कोई घटना, कोई घटनाक्रम, कोई परिस्थिति है ना, कोई विवरण हमारे भीतर अगर पढ़ने की दिलचस्पी पैदा करता है तो उसे हम कहानी मान सकते हैं। बड़े बड़े कहानीकारों ने तो सिर्फ इतना लिखा है कि एक व्यक्ति सो रहा है, रात में उसे एक बहुत तेज आवाज सुनाई देती है, वह उठता है, वह चारों ओर घूमता है, भय से कांपता है कि कौन आया है, एक भी संवाद नहीं बोलता है, कमरे से बाहर निकलता है, चारों ओर देखता है, घुप अंधेरा छाया हुआ है, वो वापस आता है और दरवाजे की जो सिटकिनी है वो बहुत मजबूती से बंद करता है और फिर आकर के सो जाता है। फिर थोड़ी देर बाद बहुत तेज आवाज होती है, वो उठता है, फिर बाहर निकलता है और फिर देखता है चारों ओर, उसे कुछ समझ में नहीं आता, तो वो फिर से दुबक करके सो जाता है। रात भर ऐसा ही चलता रहता है और सुबह जो है जब सवेरा हो जाता है खूब देर तक सोते रहता है और रात की बात को याद करके मुस्कुराता है और कहता है ये रात भर मैंने क्या किया। अब आप देखिए इसमें कहानी के कौन कौन से तत्व हैं। लेकिन आधुनिक कहानियां जो है वो हमें एक घटना दिखाती हैं और बताती हैं कि देखो ये कहानी है, इसमें भी कहानी के तत्व हैं, इसमें भी उस मनुष्य की पूरी रात भर की जो भयावह स्थिति है वह हमें साफ साफ दिखाई दे रही है। मैं बहुत संक्षेप में आपको समझा रहा हूं, ऐसा ही नहीं हुआ होगा, उसमें और भी ढेर सारी बातें थी। तो इस तरह से आधुनिक कहानियां कहानी का जो एक पैटर्न है, कहानी का जो एक परिमाप है, उससे आगे निकल गई है। जब आप थोड़ा बड़े हो जाएंगे और आपके भीतर लिखने पढ़ने की और रुचि विकसित होगी तो आप इस बात को और अच्छे से समझ पाएंगे। तो उम्मीद है बच्चों कि आपको जो मैं समझाना चाहता हूँ वो समझा सका, और अगर किसी तरह की कोई परेशानी हो तो फिर हम लोग तो बातचीत करते ही हैं, तो आप मुझसे पूछेंगे और मैं उसका जवाब दे दूंगा। अगर आप अभी चाहें तो अभी ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए मैं पढ़ रहा हूँ। अभी जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं इसे पढ़ रहा हूँ नीचे, तो मैं पढ़ लूंगा। और जो शाम को मैंने ये जब आप वीडियो देख रहे हैं तब तक मैं इसे पढ़ रहा हूँ, और इसके बाद जो मैं प्रश्न और अभ्यास का वीडियो बनाऊंगा उसमें आपका अगर कोई सवाल होगा उसे मैं उसमें रख लूंगा। ठीक है, तो बच्चों अभी तक आप मेरे साथ थे, इस कक्षा का आनंद ले रहे थे, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।